अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स एक कुछ करेक्टिव मोड पे आज भी दिखाई दिए। वीक के एंड में भी क्लोजर नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस में रहा और हमने देखा एक नेगेटिविटी मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक करेक्टिव मोड की तरफ जा रही है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट ग्रैप करते हुए दिखाई देगा। यानी कि हम देखेंगे कि रोल ओवर वीक स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स दोबारा करेक्शन की तरफ जाएंगे और ये हेल्दी करेक्शन होगी। 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव मार्केट का क्लोजर है। इट मींस के मार्केट में सेंटिमेंट्स इंटैक्ट हैं, प्रिवेल हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल ये दिखाई दे रहा है आज मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस की गई है गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की जानिब से और आज 4 बजे ये अनाउंसमेंट की गई है। 7% पे इंटैक्ट रही है, ओवरऑल अनचेंज। इसका मतलब ये है कि जैसे बिजनेस स्टेबल नजर आ रहे हैं, कंसोलिडेशन प्रोसेस चल रहा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही अहेड भी हम देखेंगे काफी हद तक चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ विद टेक्नोलॉजी, यानी कि इकोनॉमी टेक्नोलॉजी के साथ कैसे फ्लरिश करेगी। आगे आने वाले दिनों में बिजनेस का जो नेचर है, जो जॉनरा है, वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज ये रिपोर्ट देखें, आप वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। दुनिया में तरक्की नापने के पैमाने इलाकाई सतह पर मुख्तलिफ पाए गए हैं, लेकिन ये हकीकत भी तस्लीम शुदा है कि तरक्की का बराह रास्त ताल्लुक किसी भी मुल्क की शरह खानदगी में पिन्हा होता है। तालीम या खानदगी और आगाही ही इंसान को आगे बढ़ने, खोजने, नई ईजादात के लिए सोच विचार करने के लिए राग़िब करती है। ये शऊर से हासिल जदीद टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि दुनिया के बेशतर ममालिक अपनी मुल्की मईशत को बेहतर से बेहतरीन बना चुके हैं, क्योंकि आज वही कौमें तरक्की कर रही हैं जिन्होंने रिवायती शोबों के अलावा आला टेक्नोलॉजी की सनतों, तहकीक और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी की है। क्योंकि हम जितने चाहें रिवायती तरीके अपना लें, जब तक किसी भी शोबे में पैदावारी सलाहियत और टेक्नोलॉजी के साथ मंसूबे नहीं लगाएंगे, तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकते। हालिया सूरत हाल को ही देख लीजिए। फी ज़माना ज़रूरत इस अम्र की भी है कि हम अपने ताजरों और सनतकारों को भी जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी करने पर राग़िब करें और उनको तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जिससे वो आला टेक्नोलॉजी की मसनूआत बरामद कर सकें। इस वक्त पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे से फ़ायदा उठाते हुए ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए कि जिनमें पायदारी और यकसानियत हो, और टेक्निकल मसनूआत की बरामदात की हौसला अफजाई भी करनी चाहिए, जिनमें खुसूसी तौर पर इंजीनियरिंग, ऑटो इंजीनियरिंग, दिफाई सामान, अद्वियात, प्लास्टिक की मसनूआत वगैरह शामिल हैं। जिंदगी के मयार को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की आज किसी भी दूसरे मैदान से ज्यादा जरूरी हो चुकी है। ये वो वाहिद शोबा है जो कि मईशत, तिजारत, बरामदात, तालीम, सेहत, तामीराती सनत, ज़राअत और मुल्क के दीगर शोबों में बेहतरी के लिए इनकलाबी किरदार अदा कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया ने इस बात को जल्द तस्लीम करते हुए अपने निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया और इस दलील को साबित किया कि अहद हाजिर में कोई भी खित्ता टेक्नोलॉजी में तरक्की किए बगैर पैदावार में इजाफा और सनती तरक्की को नतीजा खेज नहीं बना सकता। टेक्नोलॉजी की बात होती है तो यहाँ इनोवेशन की बात होती है, और जब तक बिजनेसेस इनोवेटिव नहीं होंगे यहाँ पर चेंज नहीं दिखाई देगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आप सितारा इम्तियाज़ भी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी थे, और इसके साथ साथ ओवरऑल प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के। बहुत बड़ा इंट्रो है सर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल जो तरक्की है या ग्रोथ है, अगर हम बात करते हैं इनोवेशन की एक तरफ, तो हमें दिखाई देती है कि बिजनेस जॉनरा या बिजनेस नेचर चेंज हो गया है। अब जो आगे दूसरे कंट्रीज हैं वो काफ़ी इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है? देखें, कोई भी बिजनेस और ग्रोथ लेड बिजनेस टेक्नोलॉजी के बगैर हो नहीं सकता। राइट। अगर हम रिसेंटली अगर हम देखें, इंडोनेशिया को देखें या मलेशिया को देखें, इसी तरह से अगर इवन हम बांग्लादेश को देख लें, तो जितने भी इस तरह के कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पिछले 10, 15, 20 सालों में तरक्की की है, तो सारे के सारे टेक्नोलॉजी की वजह से ही उन्होंने तरक्की की है। और इसकी सबसे जो रोशन मिसाल है वो चाइना है कि चाइना आज से 40-50 साल पहले जो उनकी पोजीशन थी उसको देख लीजिए, और आज उनको देख लें कि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में मार्केट लीडर है। तो टेक्नोलॉजी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता।
अब बात यह है कि पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान इस वक्त टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ चीज़ों में तो बिल्कुल हम पल्ला है। मिसाल के तौर पे आईटी वगैरह में अगर हम देख लें तो हमारा यूथ जो है उसने बड़ा काम किया है और उसमें उनकी सलाहियतें जो है वो किसी से कम नहीं है। और उनका परसेप्शन भी है कि स्मार्ट की तरफ जाएं, हर चीज़ डिजिटल हो, हर चीज़ मोबाइल पर हो, तो वो डिजिटलाइज हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको थोड़ी सी भी अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाए कि फॉर एग्जांपल वो पेपैल के ज़रिए उनकी पेमेंट्स वगैरह आ सकें और वो अपनी टेक्नोलॉजी को प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट कर सकें। ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम भी तो लॉन्च किया गया है ना, रास्त उसकी तरह, तो लीनियंसी तो दी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है, मगर उसमें जो पेपैल का जो एक टूल है या एक सिस्टम है उसको फौरी तौर पे पाकिस्तान में एक्सेसिबल होना चाहिए। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो जब होंगी तो पाकिस्तान के जो स्टार्टअप्स हैं, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, जो अपने जो नए लोग आ रहे हैं इसमें फील्ड में, आईटी की फील्ड में, वो बड़ी तेज़ी से काम कर सके। मकसद खुशहाली की बात करना है ना, तो खुशहाली इसी तरीके से हो सकती है कि हमारा जो इंडिविजुअल है, जो छोटे लोग हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो 5, 10, 15 लोगों की कंपनी बना लेते हैं, इस तरह के लोग जो हैं जो अपना काम कर सकें, तो उनके लिए जो अपनी वो आईटी की चीज़ें बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जो ये टेलीफोन के जो ऐप्स वगैरह होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बना के एक्सपोर्ट कर सकें। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना सकें जिसमें अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें और बेशुमार इस तरह की कई चीज़ें हैं जो एक दो $5 $5 में वो डेली उसके ऊपर मार्केट पे गूगल प्ले पे डाल सकते हैं और वो चीज़ें उनकी बिक सकती हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा प्लेयर बन सकता है? हर बच्चा या बच्ची जो है वो घर बैठे 10, 20, $25 डेली बेसिस पे वो कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक नया जो इसमें रेवोल्यूशन है वो घरों के अंदर से एक रेवोल्यूशन आएगा और आ सकता है, और पाकिस्तानी उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जब हम बात करते हैं ज़राअत, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, उसमें हमें टेक्नोलॉजी नहीं लानी चाहिए। उसमें नई टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे यहाँ नहीं आ रही। हमारे यहाँ अभी भी वही 10, 20, 25, 50 साल पुराने सिस्टम चल रहे हैं, बीज हमारे यहाँ पुराने चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कॉटन की बात करते हैं कि पाकिस्तान में कॉटन का जो टारगेट था वो तो था 16 मिलियन बेल्स। सर मैं यहाँ एज अगेंस्ट दैट हमारे सिर्फ 5.5 मिलियन। सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। ओवरऑल आपने इनोवेशन की बात की और आपने कहा सीड्स वही पुराने चल रहे हैं। इस तरीके से हम दूसरे कंट्रीज में देखते हैं, चाइना की हम मिसाल ले लेते हैं, वहाँ के कुछ सीड्स जो कि जल्दी प्रोडक्टिविटी की तरफ भी आते हैं, वो सीड्स जैसे आप पीनट्स वगैरह डिफरेंट चीज़ों में देखते हैं वो चेंज हो गए। अब क्या होता है कि वहाँ पर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। अगर हम कॉटन की बात करें तो जो पाकिस्तान की कॉटन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छी है और उसके जो क्वालिटी है जब उससे कपड़ा बनता है तो वो भी बहुत ज़्यादा पायदार होता है। एट द सेम टाइम जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी कॉटन में डिफरेंस है, तो क्या अगर हम इनोवेशन की तरफ जाते हैं तो क्या हम क्वालिटी हमारी कम हो जाएगी या वही रहेगी? देखिए पाकिस्तान में जहाँ तक क्वालिटी का ताल्लुक है क्वालिटी वही रहेगी। अगर हम ब्राज़ील की एग्जांपल देते हैं, अमेरिका की एग्जांपल देते हैं, तो उन्होंने अपना जो रकबा है काश्त ज़ेरे काश्त रकबा वो कम किया है और उसके बरक्स 25% अपनी ईल्ड बढ़ा ली है। तो उसका मतलब यह है कि आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर ली ना, तो किसान के लिए उसकी कॉस्ट कम हो गई और उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, वो अपनी चीज़ सस्ती बेच सकेगा, वो ज़्यादा मार्केट में इन होगा, मार्केट में एडवांस करेगा। उसके अगेंस्ट पाकिस्तान में हमारा जो टारगेट था उसके 1/3 हमारी प्रोडक्शन हुई है और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हम उसके लिए बीज, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी पे, तो हमारे यहाँ जो बीज है वो नई टेक्निक या नई टेक्नोलॉजी का बीज हम नहीं डाल रहे। इसी तरीके से हमारे यहाँ फिर कुछ मिलावट और कुछ दूसरे गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन के भी मसले हैं, रेगुलेशन के इश्यूज भी हैं, मिलावट के इश्यूज भी हैं, वो अलग चीज़ें हैं। हमें पुराना तरीका छोड़ना पड़ेगा, हमें लेकिन इनोवेशन की तरह कल्टीवेशन है, इरिगेशन है, इरिगेशन में हमें जदीद टेक्नोलॉजी लानी होगी। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में आज भी टेक्सटाइल में अगर हम देखें तो जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ अच्छी मॉडर्नाइजेशन आई है और मॉडर्न मशीनें हैं, वहीं 25-25 साल पुरानी मशीनें भी हमारे पास चल रही हैं। वेयर एज के चाइना में हर 1-2 साल 3 साल बाद वो इंडस्ट्री जो मशीनें पुरानी है उसको हटा के नई मॉडर्न मशीनें ले आते हैं, वो उसको सनसेट इंडस्ट्री कहते हैं। तो वो सनसेट इंडस्ट्री वो डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर वो ही हम ले आएँ तो हम 25 साल पुरानी मशीनरी के बजाय हम 2-3 साल पुरानी मशीनरी के ऊपर भी चले जाएँ तो हमारा उसमें बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है। तो खैर बात यह है कि अगर आप नई और जदीद मशीनरी आपके पास होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी, इसलिए कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उसकी क्वालिटी बेहतर होती है और बिजली कम खर्च होती है, मैन पावर उसमें कम खर्च होती है। तो ओवरऑल फिर आप ज़्यादा चीज़ें बना सकेंगे, मास प्रोडक्शन पे जा सकते हैं
और सस्ती प्रोडक्शन पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हैं। तो बात यह है कि इंडस्ट्री में जब हम बात करेंगे तो जब तक हम मॉडर्नाइजेशन, अच्छा फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में पाकिस्तान में इस वक्त कोई काबिल जिक्र काम नहीं हो रहा। तो अगर वही हम लेटेस्ट टेक्निक्स अपने यहाँ लाएं और जो इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हम इंपोर्ट ना करें बल्कि हम अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बन जाएं वो तो यहाँ काफी बनानी हद तक शुरू करें, असेंबल करना शुरू करें, बनानी शुरू करें, तो यकीनन उससे बहुत बेहतरी आएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो आप देखिए कि दुनिया जो है इलेक्ट्रिक कार्स पे तो काम हो रहा है। कितनी कंट्रीज ने, कितनी कंपनीज ने एमओयू साइन किए हैं। तो हुए ना, अभी तो हम लोग बहुत ही उसमें इनिशियल स्टेजेस में हैं। अभी तो हमारे यहाँ जो कारें वगैरह हम बना रहे हैं, हमारे यहाँ तो पूरा वर्ल्ड इनिशियल स्टेज में है इलेक्ट्रिक कार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिक कार्स में बहुत एडवांस स्टेज में चले गए हैं लोग। हाँ, बहुत एडवांस। अब तो उन्होंने इंजन ही ऑब्सोलीट कर दिए हैं, इंजन फेज आउट कर दिया। अब गाड़ियों में अभी जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनके यहाँ उसमें इंजन ही नहीं है, तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ आ रही हैं। और उसकी वजह से एक फोरकास्ट ये भी है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये अगले 5 से 10 साल में अबंडन हो जाएंगे। और इसमें आपको कोई पेट्रोल पंप नज़र नहीं आएगा लगा हुआ इस तरीके से कि जो पेट्रोल और डीजल के लिए हो, बल्कि अब आपको इलेक्ट्रिक स्टेशंस वो नज़र आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया बड़ी तेज़ी से तरक्की की तरफ जा रही है, नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, चाहे वो ज़राअत हो, मतलब कोई भी फील्ड हो, वो उसमें बड़ी तेज़ी से जिद्दत की तरफ जा रहे हैं। वेयर एज कि हम अभी तक पुराने तरीक़ों के ऊपर लगे हुए हैं। हम जब तक हम नए तरीक़ों पे नहीं जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, नए ख्यालात नहीं लाएंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि हम ये गुर्बत का जो है ना हमारा मसला, ये हल नहीं हो सकता। इसलिए एग्जैक्टली और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का यही विजन है कि पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना है और ओवरऑल निचले तबके को उठाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी थोड़ी सी नो हाउ जो है वो डिजिटल तरफ हो। हम देख रहे हैं जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें इनोवेटिव पॉलिसीज भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, ऑनलाइन क्लासेस में वो टीचर्स जिन्होंने आज तक कभी फोन्स और ऑनलाइन चीज़ें यूज़ नहीं की थी, वो अब अच्छे से क्लासेस दे रही हैं। आज भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं बहुत सारे, वो कहते हैं कंप्यूटर मुझसे दूर रखो, ठीक है, कि मैं कंप्यूटर को, लेकिन अब जब वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी ली होगी तो अब किया होंगे सबने कंप्यूटर मजबूरन को करना पड़ा। लेकिन बात यह है कि हमें अपना माइंड सेट भी तब्दील करना होगा, अपनी पॉलिसीज को भी। तो सर क्या समझते हैं कोविड की जो ये सिचुएशन आ गई है और ये जो वर्ल्ड ने एक कोविड को अटेम्प्ट किया फर्स्ट टाइम इन 2020, तो उसके बाद जो ये ऑनलाइन या फिर ये जो इनोवेशन, इस चीज़ को हम टेक्नोलॉजी को बोलते थे, ये ज़्यादा जो है वो ऑप्टिमिस्टिक इस चीज़ के ऊपर हो गए लोग के ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ आए, या टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर दिखाई दे रही है? मैं समझता हूँ कोविड ने जहाँ बहुत नुकसान किया है लोगों का और बहुत सारी कीमती जानें इसमें गई हैं, इंसानियत का बड़ा नुकसान भी हुआ है इसमें, लेकिन एक तरफ फ़ायदा भी हुआ है कि लोगों ने एक नई सोच आई है, एक नया न्यू नॉर्मल आया है कि उसमें न्यू नॉर्मल क्या है। अब लोगों को ये समझ आई है कि जी हमें मतलब 1000 2,000 लोगों की दावत नहीं करनी शादी में, हमें 150 लोगों के साथ भी काम करना है, हमें किस तरह डिस्टेंस के साथ रहना है, किस किफायतशौरी भी सिखा दी है कोविड ने। सर मैं आज के टॉपिक पे आऊंगी। ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट की गई है और वो इंटैक्ट रही है, अनचेंज रही है। कितना इंपॉर्टेंट था इसे अनचेंज रखना, क्योंकि अभी बढ़ाता, अगर कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज आता, कुछ बढ़ जाती, तो वो इम्पैक्ट नेगेटिव आ जाता बिजनेसेस के लिए। क्या कहेंगे? हाँ, देखिए बात यह है कि दुनिया भर में इस वक्त जो उनके सेंट्रल बैंक्स हैं वो पैसा पंप इन कर रहे हैं इकोनॉमीज में, इसलिए कि कोविड की वजह से जो पूरी दुनिया में एक डिप्रेशन था, तो उसमें ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट आगे आएगी, सेंट्रल बैंक्स आगे आएंगे, वो फिर पैसा इकोनॉमी में पंप इन करेंगे तो इकोनॉमीज आगे बढ़ेंगी। हमारे मुल्क में भी जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, मैं उनका बड़ा एडमायरर हूँ, उन्होंने बड़ा काम किया और उन्होंने टर्फ की पॉलिसी भी दी, जिसके नतीजे में बड़ी इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान में, लोगों ने नई इंडस्ट्री लगाई, जिसके नतीजे में इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेशन भी हुई। फिर इन्होंने इसमें मार्कअप रेट्स 13.25 था जिसको 7% पे किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी प्लस मैं समझता हूँ कि इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी ये पूरी टीम जो है, जिसमें हफीज शेख साहब भी हैं, बिल्कुल ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने इसमें बड़ा प्रोएक्टिवली काम किया और हमें बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो इस हद तक इतने पॉजिटिव स्टेप्स उठाएगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट हम ये समझते हैं कि अभी फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं इनकी पॉलिसीज़ के, जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं।
अब बात यह है कि अगर इसको जो स्टार्ट को में थोड़े से एक अनपॉपुलर डिसीजंस थे जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव आ रहा था, अब वही लोग खामोश हैं और जो लोग सोच रहे थे कि नहीं ये तो गलत आ गए और कोई ऐसा जो है वो ये लोग एक्सपीरियंस नहीं है, अब उन्हें पता चल रहा है कि ये कितने एक्सपीरियंस्ड हैं और कितना ज्यादा नहीं पॉजिटिव ये इम्पैक्ट आ रहा टीम है। तो इनकी बड़ी एक्सपीरियंस्ड है, ये जाहिर है कि हफीज शेख साहब की पूरी उम्र गुजर गई इसमें, रजा बाकर साहब हैं, Exactly, ये लोग लेकिन एक्सपीरियंस criticize तो लोग होता है हैं। ना नहीं, सर। मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखिए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हर वक्त और हर जगह होता Exactly. है। अब हमारा पॉइंट ये है कि ये 7% तो है, लेकिन इंडिया में 4% है, बांग्लादेश में शायद 4.5% है, श्रीलंका में भी इसी विसिनिटी में। हमारे यहाँ भी हमारा इनसे यही डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी कि इसको आप 5% पे ले आइए। अगर 7% से आप देख रहे हैं कि इतना क्लाइमेट चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट का, तो 5% से आप देखिएगा कि मुल्क में रेवोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। Right. अभी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं ओवरऑल पिछले 6 महीने में कुछ 7% बढ़ी हैं। एग्जैक्टली सर, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी और ये भी बताऊंगी कि फ्रेजाइल इकोनॉमी इतनी ज़्यादा हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ की नहीं थी जितनी ज़्यादा हमारी है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,984.46 के लेवल पर, हायर साइड पर मार्केट गई 46,116.85, लोअर वॉज 45,690.50 एंड फाइनली क्लोजर 45,868.04 का, यानी कि नेगेटिव आज चेंज रहा, 116.42 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 423.13 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। अच्छे वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर। 183.24 का डिक्लाइन आज की मार्केट में भी देखा गया है। 15.66 रही है वैल्यू बिलियन रुपीस में। वॉल्यूम लीडर्स ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.16 के डिक्लाइन के साथ। 4.11 पे क्लोजर, 53.80 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। फौजी फूड्स लिमिटेड 0.14 का इजाफा देखा गया, 19.15 पे क्लोजर रहा, 24.68 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली ICIBL 0.75 का इजाफा, 3.47 पे क्लोजर, 23.72 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, कुछ मार्केट के अंदर करेक्टिव मोड दिखाई दे रहा है जिसका इम्पैक्ट आज कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट का सामने आना भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स जो डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे थे आज कुछ चेंज दिखाई दे रहा है क्योंकि वीक का एंड भी है। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात कर रहे थे हम और इसके साथ साथ रेमिटेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स जो हमेशा एक करंट अकाउंट डेफिसिट दिखाई दे रहा था, यहाँ सरप्लस दिखाई दे रहा है। क्या पॉजिटिविटी अब मजीद प्रिवेल हो रही है, तो ये स्टेबल रहेगी? मेरे ख्याल में ये अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसी डायरेक्शन में रहती हैं, जिसमें कि बिजली और गैस की कीमतों का बहुत बड़ा दखल है इस जो भी मौशी नमू थोड़ी बहुत आई है, तो अगर ये इसी तरीके से रहती हैं तो अच्छा होगा। लेकिन अब यह है कि कल 1.95 पैसा पर यूनिट जो बिजली की इंक्रीज़ हुई है, तो उससे डेफिनेटली फिर इन्फ्लेशन का एक जोर आएगा। फिर ये कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ रही हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, पूरी दुनिया में जब बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में बढ़ें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जब कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोलियम प्राइसेस की तो उतनी नहीं बढ़ती जितनी दुनिया में बढ़ती हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ फिर उसमें पिलफरेज भी है, फिर उसमें टैक्सेस भी है, फिर टैक्सेस में पिलफरेज भी है, तो उसका लोड भी उन्होंने ही उठाना है कि जो टैक्सेस पूरे देते हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ वो बिजली की प्राइसेस भी अगर उतनी तो बढ़े। सर अगेन फिर ये हो जाएगा कि सैलरी क्लास तो देती ही है टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो बिग गन्स या वो लोग जो कि टैक्स चुराते हैं या छुपाते हैं, तो उनको भी तो चाहिए ना प्रॉपर्ली टैक्स फाइल करें। फिर उसमें वो टैक्सेस के अलावा फिर उसमें लाइन लॉसेज होते हैं, पिलफरेज होती है, ज़िया होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तकरीबन 600-700 अरब रुपए साल के मैंने और आपने देने हैं, जो हमारी पब्लिक सेक्टर की जो बीमार ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पैसे भी हम लोगों ने देने हैं। तो इस तरीके से करके वो लोग जो वाकई ठीक तरीके से काम करते हैं और इंटरनेशनल वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं, और वो फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनका ताल्लुक है गवर्नेंस के साथ। ये चीज़ें अगर हम दुरुस्त कर लें, गवर्नेंस हमारी ठीक कर लें, तो तकरीबन 1000-1200 अरब रुपए का साल का जो हम लॉसेस करते हैं, यानी जो रेवेन्यू का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो ज़ाया करते हैं, तो अगर वो हम ठीक कर लें और उसको हम बचा लें तो यकीनन मैं समझता हूं कि फिर हमारे पैसे इस बार तो टैक्स कलेक्शन भी अच्छी हुई है, एफबीआर के टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। देखिए ओवरऑल उनका ठीक है, पहले से बेहतर जा रहे हैं, लेकिन अभी जो उनको अगले 6 महीने हैं उसमें उनको बहुत बड़ा काम करना है, क्योंकि हमारा जो इस वक्त बड़ा चैलेंजिंग टारगेट रखा गया है वो शायद अचीव ना हो पाए। तो उसके लिए अगेन उन्हें तकरीबन अगले 6 महीने में तकरीबन जो अब रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट किया उससे डबल
अब उन्हें रेवेन्यू उन कलेक्ट लोगों करना को होगा। केटर करना होगा जिन जो टैक्स फाइलर नहीं है अब तक, हाँ, वो नहीं है। क्योंकि हम उसके साथ एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे, बहुत सख्त एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई है, उसमें कुछ मैसेजेस दिए गए हैं कि हमें पता है आपकी क्या जो या है वो आमदनी है और क्या खर्चा है। फिर वही टेक्नोलॉजी की बात आ गई एग्जैक्टली कि अगर आप उसमें भी टेक्नोलॉजी यूज़ करें और ऐसे लोगों को पकड़ लें और उनको आप नेट में लेकर आए, तो यकीनन ये बहुत अच्छा होगा। एक और चीज़ जिसको हमें आज एक्नॉलेज करना चाहिए, राइट, ये हमारा जो प्रॉपर्टी में जो इन्होंने उसमें स्कीम आज लाए हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी को पैकेज, कंस्ट्रक्शन में उसको आज उन्होंने फिर एमनेस्टी को फर्दर एक्सटेंड किया है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी में इसका बहुत बड़ा रोल होगा कि इससे तकरीबन आपके 40 से 50 कारोबार जो है वो जंप स्टार्ट लेंगे और उनको डिमांड आएगी और उसके जो नतीजे में इससे अलाई इंडस्ट्रीज जी है। हाँ, उससे अलाइड इंडस्ट्रीज जो है उनका भी फायदा होगा, गरीब आदमी का भी फायदा होगा। प्राइम अच्छा, मिनिस्टर का जो वादा है इलेक्शन का, वो भी किसी हद तक मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ सकेंगे उसमें भी। ओके अच्छा, ओवरऑल इन्फ्लेशन का जिक्र किया आपने कि इन्फ्लेशन में बढ़ते हुए कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक टैरिफ इंक्रीज हुआ है, आपका ऐसा कहना है। ओवरऑल सर, जब टैरिफ यहाँ पर इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा तो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करेगी मॉनेटरी पॉलिसी को, यानी पॉलिसी रेट को, और फिर दोबारा वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए मैं ओवरऑल? समझता हूँ कि इसको देखें, दो ही तरीके हो सकते हैं कि एक तो तरीका ये है कि आप उसको जो कॉस्ट है यानी इन्फ्लेशन है उसको कंटेन करने की कोशिश करें, बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ यह है कि लोगों की इनकम बढ़ाने की कोशिश करें। तो लोगों की अगर इनकम होगी तो उसका वो इन्फ्लेशन का मुकाबला कर सकेंगे ना। तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, आपके जो ऑर्डर्स आए वो ज़्यादा आप ऑर्डर लेने की मार्केट से कोशिश करें, ज़्यादा ठीक है, कारोबार करें, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करें, ताकि ओवरऑल अगर महंगाई होती भी है तो दूसरी तरफ आपकी इनकम भी बढ़े लोगों की। देखें, महंगाई के और भी बहुत सारे अवामिल हैं। अगर आप चीज़ें अपने मुल्क में सस्ती रखते हैं, जैसे आपने आटा में देखा, चीनी में देखा, गंदम में देखा, तो चीज़ें आपकी स्मगल आउट हो जाती है। ओके, तो दूसरे मुल्कों में अगर चीज़ों का रेट ज़्यादा होता है और आपके यहाँ सस्ती होती हैं तो फिर वो स्मगल हो इश्यूज जाती है, यहाँ भी हो जाते तो हैं। इश्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको एक ऐसा लेवल मेंटेन करना ऑलरेडी होता है। सेपरेट कर दिया है ना फूड इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन को, तो जनरल नहीं, इन्फ्लेशन वो तो का पेपर पे इम्पैक्ट कर होगा ना दिया है ना, फिर। लेकिन ये कि अगर हमारे यहाँ चीज़ें सस्ती होंगी सस्ती होंगी। तो स्मगल तो हो जाएंगी ना। तो लिहाजा वो इंडेक्स की बात और है, लेकिन फिजिकली चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली, वो और यहाँ पे से कंट्रोल स्मगल आउट करने ना की हो। जरूरत है। जाहिद साहब, मैं आपको पॉज करूंगी, हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,11,358 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 95,573 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,849.38, ऑयल WTI पर बैरल $51.72, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $54.77। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 193.50, सेलिंग वॉज 195.50, यूके पाउंड बाइंग रही 219 रुपीज, सेलिंग वॉज 222, यूएस डॉलर बाइंग रही 160.60, सेलिंग वॉज 161.30, चाइनीज यॉन बाइंग एट 24.90, सेलिंग वॉज 25.05, and Saudi Riyal buying rahi 42.60, selling was 43.10, UAE Dirham buying at 43.70, selling was 44.20, Kuwaiti Dinar buying rahi 503 rupees, selling was 505.50, and lastly Omani Riyal buying rahi 412 rupees, selling was 414 rupees। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दे रही है हमारी मार्केट में, यानी लोकल मार्केट में 1,11,000 के अराउंड। एट द सेम टाइम हम यहाँ पे रुपी को भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते हुए देख रहे हैं। 160 के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रहा था, लेकिन ओवरऑल 161 में भी आज सेलिंग में देखा गया है। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे मजीद बात करेंगे। सर, ओवरऑल रुपी कुछ पैसाज में जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो ओवरऑल कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? अच्छा साइन है, इसलिए कि अगर इसमें रुपी डिक्लाइन पे आता है तो फिर एक अगेन महंगाई होगी, गरीब आदमी के लिए एक मसला होगा इन्फ्लेशन का। ये सारी बात इस पे डिपेंड करती है कि आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स कितनी है, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस कितनी है। फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो आपकी तकरीबन 24% से इंक्रीज हुई हैं। एग्जैक्टली, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ही कुछ कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है। यहाँ मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगी, जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।